लॉ एंड द स्टेट, इसका सेकंड पार्ट है। कानून और राज्य, इसका सेकंड पार्ट है। द स्फीयर ऑफ मोरालिटी कैन नेवर देयरफॉर बी ए कोइंसिडेंट विद द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल लॉ। पॉलिटिकल लॉ, इसका मतलब ये, इसको गिलक्रिस्ट साहब कर रहे हैं, इसको गिलक्रिस्ट साहब नहीं, हाँ, द स्फीयर ऑफ मोरालिटी कैन नेवर देयरफॉर बी कोइंसिडेंट विद द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल लॉ। इसका मतलब होता है नैतिकता और कानून का क्षेत्र पूरी तरह एक नहीं हो सकता है। नैतिकता और कानून का क्षेत्र पूरी तरह एक नहीं हो सकता है। नैतिक रूप से लोग गलत होते हैं, नैतिक रूप से लोग गलत होते हैं, लेकिन कानून का सहारा लेते हैं अपनी बचत के लिए। बड़े बड़े वकीलों को फीस दे करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करते हैं और कानूनी लड़ाई जीतते हैं, जबकि नैतिक रूप से वो जो है गलत होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नैतिकता और कानून का क्षेत्र पूरी तरह एक नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। मोरालिटी इज ऑलवेज इंडिविजुअल and always in relation to the whole presented situation, of which the political fact is never more than an aspect। मैकाइवर साहब इसको कह रहे हैं, मैकाइवर साहब इसको कह रहे हैं, नैतिकता हमेशा व्यक्तिगत होती है। नैतिकता हमेशा व्यक्तिगत होती है, उसका निर्णय किसी स्थिति की संपूर्ण बातों पर गौर करके ही किया जा सकता है, गौर करके ही किया जा सकता है। और राजनीतिक तथ्य इस स्थिति का केवल एक पहलू ही होता है, केवल एक पहलू ही होता है। नैतिकता हमेशा व्यक्तिगत होती है, यानी व्यक्तिगत रूप से हर आदमी की नैतिकता अलग होती है। कोई आदमी जो होता है जो चोरी बेईमानी छल कपट को अच्छा मानता है, तो कोई आदमी जो है चोरी बेईमानी छल कपट को अच्छा नहीं मानता है, यानी ये व्यक्तिगत होता है। और उसका निर्णय आदमी कितना नैतिक है कि अनैतिक है, उसका निर्णय किसी स्थिति की संपूर्ण बातों पर गौर करके ही किया जा सकता है। यानी मनुष्य की नैतिकता क्या है, उसके हालात क्या हैं, किन हालातों में वो निर्णय ले रहा है। और उसमें जो है राजनीति केवल एक पहलू है, एक ही पक्ष है। राजनीति पूरा का पूरा नहीं है, यानी नैतिकता बड़ी चीज़ है और राजनीति जो है छोटी चीज़ है। नैतिकता बड़ी चीज़ होती है और राजनीति छोटी चीज़ होती है। इसीलिए जो है नैतिक व्यक्ति जो होते हैं वो जो है राजनीतिक व्यक्ति से ज़्यादा महान होते हैं, ज़्यादा महान होते हैं। ए कंप्रोमाइज्ड मोरालिटी इज़ नो मोरालिटी। ए कंप्रोमाइज्ड मोरालिटी इज़ नो मोरालिटी। वह नैतिकता ही क्या, वह नैतिकता ही क्या जो सुविधा से समझौता कर ले। वह नैतिकता ही क्या जो सुविधा से समझौता कर ले। यानी जो राजनीतिक होते हैं वो समझौता कर लेते हैं, वो समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो नैतिक लोग होते हैं वो समझौता नहीं करते हैं। अपनी नैतिकता के साथ वो समझौता नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो समझौता कर लेते हैं। तो ये फर्क है कि एक नैतिक व्यक्ति में और एक राजनीतिक व्यक्ति में क्या अंतर है, उसको समझा जा सकता है। तो वही कहा गया है कि एक कंप्रोमाइज्ड मोरालिटी इज़ नो मोरालिटी। एक कंप्रोमाइज्ड मोरालिटी इज़ नो मोरालिटी। वह नैतिकता ही क्या जो सुविधा से समझौता कर ले, सुविधा से समझौता कर ले। टू टर्न ऑल मोरल ऑब्लिगेशन into legal obligation would be to destroy morality, to destroy morality। सभी नैतिक दायित्वों को कानूनी दायित्व बना देना नैतिकता को नष्ट करना होगा। सभी नैतिक दायित्वों को कानूनी दायित्व बना देना नैतिकता को नष्ट करना होगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अनैतिक होता है, लेकिन कानूनी दांव पेच से लड़ाई जीत करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपने को बड़ा पाक साफ बनता है, जबकि दुनिया जानती है कि आदमी बड़ा बेईमान है, चोर है, छली है, कपटी है, माफिया है, गुंडा है। ऐसा लोग उसको मानते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से अपने को पाक साफ कर लेता है कि नहीं हमने कत्ल किया था तो क्या हुआ, हम छूट गए, अभी हम सही हैं। लेकिन नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है, दुनिया सही उसको नहीं मानती है।
The best state is that which is nearest virtue to the individual। इसको प्लेटो साहब कह रहे हैं सबसे अच्छा राज्य वह है, सबसे अच्छा राज्य वह है जिसमें इतनी अच्छाइयाँ हों, जितनी कि एक व्यक्ति में संभव है, इसको प्लेटो साहब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा राज्य वह है जिसमें इतनी अच्छाइयाँ हों जितनी कि एक व्यक्ति में संभव है। If any part of the body political suffers, the whole body suffers। ये जो है प्लेटो साहब कह रहे हैं यदि राज्य के किसी अंग को क्षति पहुंचती है तो पूरे राज्य को हानि होती है। इसको हम भारत, जो प्लेटो कहते हैं, इसको हम भारत देश का अंदर देख सकते हैं कि विधायिका में और कार्यपालिका में तो आरक्षण लागू हुआ, यानी 15(4), 16(4) जो संविधान का अनुच्छेद है वो लागू हुआ, लेकिन न्यायपालिका में ये नहीं लागू हुआ। न्यायपालिका में नहीं, परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ही जाति के लोग, ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के लोग जज बन गए और उनकी वजह से सारी आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। यानी विधायिका भी ध्वस्त हो रही है और कार्यपालिका भी ध्वस्त हो रही है। यानी एक चोर दरवाज़ा हो गया संविधान को नष्ट करने के लिए और आरक्षण व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए ये जो है एक चोर दरवाज़ा हो गया। और इन चोरों ने जो है एक तरह से कोलिजियम की व्यवस्था कर ली कि जिसमें जो है अन्य जाति के लोग जो हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं जज नहीं बन सकते हैं। ये हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं। यानी कि न्यायपालिका में भारत का संविधान लागू ही नहीं हो गया है, कहने को आज 70 साल हो गए हैं। तो ये बिल्कुल सही बैठता है, यदि राज्य के किसी अंग को क्षति पहुंचती है तो पूरे राज्य को हानि होती है। As a positive moral agent, the state makes good laws, that is, laws which are in accord with best moral interests of the people. Negatively, the state must remove bad laws। ये गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं नैतिक प्रहरी के रूप में राज्य एक ओर तो अच्छे कानून बनाता है, अर्थात ऐसे कानून बनाता है जो जनता के सर्वोच्च हितों के अनुकूल होते हैं, और दूसरी ओर उन कानूनों को रद्द करता चलता है जो जनता के लिए अहितकर हो गए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान बना है वो इसलिए बना है कि जो मनुस्मृति का कानून पहले चल रहा था देश के अंदर, हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर लागू हो रहा था, उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। उनको शासन प्रशासन में जगह नहीं मिल रही थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अधिकार नहीं था। लेकिन जब से ये संविधान आया है तब से मनुस्मृति के कानूनों को रद्द कर दिया गया है और एक नया कानून आया है जिसके तहत इस देश का मूल निवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में जा रहा है। लेकिन ये 3% के जो शैतान हैं वो सत्ता में पहुंच करके यानी राज्य सत्ता पर कब्जा करके मनुस्मृति के कानूनों को नए ढंग से लागू कर रहे हैं, और भारतीय संविधान को जो है एक तरह से कमजोर कर रहे हैं।